मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी कि मेरे कानों में हल्की सी आवाज आई। यूं लगा जैसे कोई दीवार से नीचे उतरा हो। आने वाला यकीनन अपने तई ऐसे वक्त में आया था जबकि उमूमी तौर पर लोग सो जाते हैं, लेकिन मेरे और पलवशा के सोने में अभी कुछ वक्त बाकी था। वो आवाज पलवशा ने भी सुन ली थी। कोई है, ये कहकर वो एकदम चौकन्ने होते हुए उठी। मैं दूसरी चारपाई पर पड़ी क्लैशनकोफ की तरफ बढ़ने ही लगा था कि अचानक दरवाजा धकेलते हुए दो आदमी अंदर दाखिल हुए। अगर मैं क्लैशनकोफ उठाने की कोशिश करता तो यकीनन मारा जाता। क्लैशनकोफ का ख्याल दिल से निकालते हुए मैंने छलांग लगाई और आगे वाले आदमी से तोप से निकले हुए गोले की तरह टकराया। उसने हाथ में साइलेंसर लगा पिस्तौल थामा हुआ था। मेरी टक्कर खाकर वो दीवार से टकराया और पिस्तौल उसके हाथ से छूट गया। लेकिन इससे पहले कि मैं दूसरे से निपटने की कोशिश करता, उसकी सर्द आवाज मेरी कानों से टकराई। अगर जरा सी भी हरकत की तो खोपड़ी में रोशनदान खोल दूंगा। ये फिक्रा उसने अंग्रेजी जबान में अदा किया था। वो दोनों गैर मुल्की ही थे। मैं हाथ ऊपर उठाते हुए पीछे मुड़ा। इस दौरान पलवशा चारपाई से उतरकर उसकी तरफ बढ़ने ही लगी थी कि खुले दरवाजे से ट्रेसी वॉलकर किसी बगुले की तरह अंदर दाखिल हुई। उसकी लात छाती में खाकर पलवशा दीवार से जा टकराई। अगर वो दीवार से हाथ न टेक लेती तो यकीनन ज्यादा जख्मी होती। उसी लम्हे आदमी ने अपना पिस्तौल उठाकर मेरी गर्दन से लगा दिया और मुझे एकदम रुकना पड़ा। मुझ पर जिस आदमी ने पहले पिस्तौल ताना हुआ था, उसने भी मेरे करीब आकर मेरे बाजू को मरोड़ा और पीठ के पीछे जकड़ लिया। दीवार से टकराकर पलवशा पीछे मुड़ी। मुझे उसके चेहरे पर छाई वहशत देखकर डर लग रहा था। मैंने कहा, पलवशा कोई हरकत न करना। मेरी गर्दन से पिस्तौल लगाए हुए अमेरिकन ने भी उससे मुतनब्बे किया और उसकी जानिब पिस्तौल सीधा किया, लेकिन ट्रेसी वॉलकर ने हाथ उठाकर उसे मना करते हुए कहा, छोड़ो, इसे मैं देख लेती हूँ। उसके लहजे में शामिल इत्मीनान ये जाहिर कर रहा था कि उसे खुद पर कितना एतमाद है, लेकिन वो पलवशा की सलाहियतों से भी नावाकिफ थी। पलवशा ना तो मेरी मिन्नत को खातिर में लाती और ना उसने अपनी जानिब उठे हुए पिस्तौल की धूस को किसी काबिल समझा था। वो जारहाना अंदाज में ट्रेसी वॉलकर की तरफ बढ़ी जो उसे आड़े हाथों लेने के लिए तैयार थी। मैं जानता था कि पलवशा लड़ाई भिड़ाई में किसी से कम नहीं है, लेकिन उसके साथ ये भी हकीकत थी कि ट्रेसी वॉलकर एक खतरनाक लड़ाका थी और फिर पलवशा को जख्मी होने के बाद अमली मैदान में कदम रखते हुए इतने सख्त हरीफ का सामना करना पड़ रहा था। मैं पलवशा की बजाय ट्रेसी से मुखातिब हुआ, मेजर प्लीज इसे कुछ न कहना। उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो भारी लहजे में बोली, नहीं, इसकी गर्मी तो निकालना पड़ेगी। ये अल्फाज उसके मुंह में थे कि पलवशा ने उस पर छलांग लगा दी। अपनी जगह खड़े खड़े वो नीचे झुकी और उसकी टांग पीछे से खम खाकर पलवशा की छाती में लगी। वो कमर के बल जमीन पर गिर गई। गुस्से में मेरी मुट्ठियां भिंच गई थी। ट्रेसी ने एकदम सीधे होकर छलांग लगाई और उसका घुटना खतरनाक अंदाज में पलवशा के पेट की तरफ बढ़ा। अगर वो घुटना पलवशा के पेट में लग जाता तो यकीनन उसे बेहोश होने से कोई बचा नहीं सकता था, लेकिन पलवशा को मैंने कुछ ज्यादा ही नाजुक अंदाम समझ लिया था। वो इतनी कमजोर नहीं थी जितनी मुझे लग रही थी। ट्रेसी का घुटना पेट तक पहुंचने से पहले वो मछली की तरह तड़प कर एक तरफ को हुई और अगले ही लम्हे उसकी नंगे पांव की जोरदार ठोकर ट्रेसी के चेहरे पर लगी। ट्रेसी कमर के बल गिरकर पीछे को उलट गई, लेकिन ट्रेसी ने एक लम्हा भी जमीन पर न गुजारा। फौरन उल्टी कलाबाजी लगाकर पीछे की जानिब खड़ी हो गई, मगर उस वक्त तक पलवशा जमीन से उठकर उस पर छलांग लगा चुकी थी। पलवशा का दायां घुटना खतरनाक अंदाज में उसकी छाती की तरफ बढ़ा। अपनी कलाइयों का क्रॉस बनाकर ट्रेसी ने बमुश्किल वो वार सहा, लेकिन उसके साथ ही 2-3 कदम पीछे हटती चली गई। उसके अकब में दीवार थी। मजबूरन उसे दीवार से टकरा कर रुकना पड़ गया। पलवशा की हरकत नहीं रुकी थी। नीचे गिरते ही वो दाएं पांव पर घूमी और उसके बाएं पांव की जची तुली जर्ब एक बार फिर ट्रेसी की छाती में लगी। ट्रेसी का सर जोरदार अंदाज में दीवार से टकराया। उसके चेहरे पर छाई इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट गैज़ो गज़ब में तब्दील हो गई थी। यकीनन उसे मालूम हो गया था कि उसके मुकाबिल कोई आम लड़की नहीं है। जोरदार ठोकर उसकी छाती में लगाते ही पलवशा का दायां हाथ दायरे में घूमा। अगर इस मर्तबा वो अपने दाव में कामयाब हो गई होती तो ट्रेसी का बेहोश होना लाजमी था, लेकिन उसके मुक्के को अपनी हथेली पर रोकते हुए ट्रेसी ने सर के जोरदार टक्कर पलवशा की छाती में रसीद की और पलवशा पीछे को उलट गई। ट्रेसी ने उसे छापने के लिए उस पर छलांग लगाई, मगर एकदम अपनी टांगे घुटनों से मोड़ते हुए पलवशा ने अपने पांव ट्रेसी की छाती पर टेके और उसे सर से पीछे उछाल दिया। उसके साथ ही वो स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ी हो गई। ट्रेसी भी उल्टी कलाबाजी खाकर अपनी जगह पर उठ खड़ी थी। एक मर्तबा फिर वो आमने सामने खड़े थे। पलवशा की गर्मी निकालने वाली खुद गुस्से में तप रही थी। आंखों ही आंखों में वो एक दूसरे को तोलते हुए दोनों ने इकट्ठी छलांग लगाई और एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गई। मैं पलवशा को जितना काबिल समझता था वो उससे कई गुना बढ़कर थी।
ट्रेसी के हर वार को अगर ईंट समझा जाता तो वो उसका जवाब पत्थर से दे रही थी। दोनों ना तो हार मानने को तैयार थीं और ना थकने को। वो ऐसी दिलचस्प और खतरनाक जंग थी कि मुझे काबू करने वाले पूरी तरह उसमें खो चुके थे। ट्रेसी वॉल्कर के बारे में मुझे मालूम था कि वो एक खतरनाक लड़ाका थी और ये बात उसके साथ ही मुझसे बेहतर जानते थे। अब घरेलू लिबास पहने एक आम सी लड़की को ट्रेसी का मुकाबला करते देखना उनके लिए यकीनन बायस हैरत था। और फिर वो दोनों लड़ते हुए अपने लिबास से बिल्कुल गाफिल हो गई थी। मुझे काबू करने वाले मुझसे पूरी तरह गाफिल हो चुके थे। इस मौके को गनीमत समझते हुए मैंने एकदम अपना बाजू मरोड़े हुए शख्स के चेहरे पर अपने सर की अकबी हिस्से की जोरदार ठोकर लगाई और उसके साथ ही उसे अपने जिस्म से पीछे की तरफ धकेला। दूसरे आदमी ने मेरी गर्दन से पिस्तौल लगाया हुआ था। मेरे पीछे हटते ही उसका पिस्तौल मेरी आंखों के सामने था। चोट खाकर मेरे अकबी जानिब मौजूद आदमी के मुंह से उफ की जोरदार आवाज निकली और मेरा हाथ उसकी गिरफ्त से आजाद हो गया। मैंने दूसरे आदमी के हाथ से पिस्तौल लेने की बजाय उसकी कलाई मरोड़ते हुए पिस्तौल की नाल उसकी खोपड़ी की तरफ घुमाई और ट्रिगर दबा दिया। ठक की आवाज के साथ ही गोली उसके माथे पर लगी। उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त ढीली करके मैं फौरन पीछे मुड़ा और अकबी जानिब मौजूद आदमी की दोनों टांगों के दरमियान घुटने की जोरदार जरब लगाई। वो अभी तक नाक वाली टक्कर से मदहोश था। दूसरी जरब लगने पर वो मुंह के बल गिरा। उसके हाथ से साइलेंसर लगा पिस्तौल लेकर मैंने उसकी खोपड़ी में भी रोशनदान खोल दिया था। ये तमाम कार्रवाई मैंने चंद ही सेकंड के अंदर कर डाली थी। उन दोनों से फारिग होते ही मैं ट्रेसी और पलवशा की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसी वक्त पलवशा ने ट्रेसी की छाती में लात मारकर उसे पीछे की तरफ गिराया था। 1 मिनट पलवशा। मैंने जोरदार आवाज देकर पलवशा को आगे बढ़ने से रोका। मेरा पिस्तौल वाला बाजू ट्रेसी की तरफ बढ़ा। उसने भी अपनी जानिब उठती हुई ग्लॉक की बेरहम नाल देख ली थी। उसकी आंखों से किसी लबरेज प्याले की तरह खौफ छलक रहा था। वो चिल्लाई, जी गोली न चलाना। वो लोचदार और सुरीली आवाज ट्रेसी वॉल्कर की तो नहीं थी। मुझे जी सिर्फ एक ही लड़की कहती थी जिसका नाम कैप्टन जेनिफर हिंटस्ले था। वो जमीन से उठकर अपनी शनाख्त करवाते हुए बोली, मैं जेनी हूँ। उसके साथ ही उसने गिरबान के अंदर हाथ डाला और एक बारीक झिल्ली उसके चेहरे से उतरती चली गई। स्याफाम चेहरे के नीचे जेनिफर का सुर्खो सफेद चेहरा निकल आया। उसके सर के बाल सुनहरी थे, लेकिन यकीनन उसने किसी लोशन से बालों का रंग काला किया हुआ था। मेरे पिस्तौल वाला हाथ अभी तक उसकी तरफ उठा हुआ था, लेकिन अपनी पहचान कराने के बाद वो बेझिझक मेरी जानिब बढ़ी। अगले ही लम्हे मेरे पिस्तौल को एक जानिब करते हुए वो मुझसे लिपट गई। उसके साथ ही उसने अपनी सकाफत का मुजाहिरा शुरू कर दिया। मैंने खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाया। ये क्या पागलपन है। पलवशा फटी फटी नजरों से मुझे घूर रही थी। मुझे लगा वो गिर जाएगी। उसने शर्मिंदगी जाहिर किए बगैर मुंह बनाया, इतने अरसे बाद मिले हो, क्या मेरा इतना हक भी नहीं। मैंने एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा, शायद तुम भूल गई हो कि तुम मेरी दुश्मन हो। वो बोली, भूल है तुम्हारी। अगर दुश्मन होती तो तुम आज जिंदा न होते। मैंने कहा, ये मेहरबानी अपने पास रहने दो और मैंने तुम्हें मना किया था कि पलवशा पर हाथ न उठाना। वो बोली, तुम्हारी पलवशा भी कोई है। उसने अजीब से तलफ्फुज से पलवशा का नाम अदा किया। मैंने कहा, दांत मत निकालो, तुम्हें पता भी है कि ये अभी बीमारी से उठी है। वो बोली, तो इसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। तुम्हें मेरा एहसास नहीं और उसके लिए मरे जा रहे हो। भूल गए हो इससे पहले मैं तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ। मैंने कहा, जेनी, पलवशा मेरी बीवी है। जेनिफर हैरान रह गई, बीवी? मगर शादी कब हुई? मैंने कहा, महीना हो गया है और यकीन मानो हम अपने हनीमून पर हैं और तुम इस वक्त सिर्फ मुसीबत बनकर नाजिल हुई हो। वो बोली, ऐसी लड़कियां तो शादी के बगैर भी ना नहीं करती। तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत थी? मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, शायद तुम्हारा जिंदा वापस जाने का इरादा नहीं। वो एतमाद से बोली, तुम जितनी भड़के मार लो, एक बात तो यकीनी है कि तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। मैंने कहा, हाँ, मगर पलवशा के साथ ऐसा कोई मसला नहीं। वो बोली, अब डराओ तो नहीं ना यार। और बेतकल्लुफी से वो चारपाई पर बैठ गई। पलवशा अभी तक कीना तोज नजरों से उसे घूर रही थी। पलवशा को मुसलसल घूरते देखकर वो कहे बिना न रह पाई, वैसे अपनी बीवी को बता दो कि मैं दुश्मन नहीं हूँ। मैंने कहा, पलवशा अंग्रेजी अच्छी तरह जानती है। मैंने दूसरे अमरीकी के हाथ में पकड़ा हुआ ग्लॉक उठाकर नेफे में उड़स लिया। वो बोली, ओ तो ये बात है। वो पलवशा की तरफ मुतवज्जे हुई। बेबी, गुस्सा थूक दो। मैं मेजर जेनिफर हिंटस्ले हूँ, जी की पुरानी दोस्त। पलवशा कोई जवाब दिए बगैर खामोशी से दूसरी चारपाई पर बैठ गई। उसके चेहरे पर छाए गुस्से भरे तासुरात मालूम नहीं हुए थे। मैं जानता था कि जेनिफर के मुझसे लिपटने की बात उसे हजम नहीं हो रही। मैं उसे पश्तो में मुखातिब हुआ, गुस्सा नहीं करो, और तुम जानती हो कि ये इन लोगों की सकाफत है। वो बोली, मैं किसी घटिया सकाफत को नहीं जानती और आपसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। वो जैसे गुस्से से उबल रही थी। जेनिफर मज़ाहिया अंदाज में बोली, भाई ये तो बहुत गुस्से में है। उसे पलवशा की हालत देखकर लुत्फ आ रहा था। मैंने उसे चारपाई पर बैठे हुए देखा और पूछा, ये बताओ कि यहाँ क्यों आई हो? यूं भी मैं जानता था कि पलवशा का गुस्सा इतनी आसानी से उतरेगा नहीं। जवाबन उसने जो कुछ बताया उसका लुब्बे लुबाब यही था कि सनोबर खान के एक आदमी ने 3-4 बार कमांडर नसरुल्लाह को बैठक में खाना लाते देखा,
एक दिन उसने यूं ही तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर दरवाजे की दर से आंख लगाकर बैठक में झांका। उस वक्त मैं किसी काम से बैठक के सहन में निकला था। मुझ पर नजर पड़ते ही उसने ये बात सनोबर खान तक पहुंचाने में एक लम्हा नहीं लगाया और अगले ही दिन जेनिफर ने मुझे पकड़ने का प्रोग्राम बना लिया। चूंकि वो जानती थी कि मैंने सनोबर खान के आदमियों के हाथ नहीं आना था, इसलिए खुद ही अपने 2 साथियों के हमरा मुझे पकड़ने आ गई थी। उन्हें अभी तक ये खुशफहमी थी कि मैं उनसे किए हुए वादे से इनहराफ नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है तो जवाब सुन लो, मैं तुम लोगों के लिए काम नहीं कर सकता, बल्कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एल्बर्ट ने जो कार्रवाइयां करवाई हैं उनका जवाब उसे देना पड़ेगा। जेनिफर ने मुझे समझाने की कोशिश की, पागल मत बनो जी। मैंने कहा इसमें पागलपन की क्या बात है, क्या मुझे जचता है कि मैं अपने मुल्क के खिलाफ काम करूं? वो बोली जी जानते हो मैं अमेरिका से अफगानिस्तान सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। उसने मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करना चाहा। पलवशा हमारी गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मगर जेनिफर उसे खातिर में लाए बगैर मुझे कायल करने की कोशिश कर रही थी। मैं साफ गोई से बोला जितने दिन मैं अमेरिका में रहा तुम मुझे इसी तरह अपनी झूठी मोहब्बत का धोखा दे रही थी, अब तक तुम्हारी वो आदत खत्म नहीं हुई। वो बोली जी मैं कसम खाती हूँ मैंने कभी झूठ नहीं बोला, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि लीजोना ने तुम्हें पहले से मेरे बारे में बता दिया था तो यकीन करो हर मर्तबा वो गुफ्तगू मैंने खुद लीजोना के कानों में पहुंचाई थी, क्योंकि मैं तुम्हें ब्लैकमेल होते नहीं देखना चाहती थी। मैंने शिकवा किया, बाद में तुमने उनका आलायकार बनकर मुझे ब्लैकमेल तो करवा दिया। वो बोली हाँ, क्योंकि कर्नल स्कॉट डेविड और कर्नल जूली रूजवेल्ट किसी भी कीमत पर तुमसे ब्रेन वेल्स के कत्ल का काम लेना चाहते थे, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बगैर वो कोई ऐसा मंसूबा तरतीब दें जिससे तुम्हारी जात को नुकसान पहुंचे। मैंने कहा और आखिरी दिन भी तुमने मोहब्बत का ड्रामा खेला। वो हंसती हुई बोली यकीनन लीजोना ने तुम्हें कहा होगा कि मैं किसी से फोन पर बात कर रही थी कि मैं तुम्हें राजी करने में नाकाम रही हूँ। मैंने इस बात में सर हिलाया हाँ। वो बोली वो मैंने अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए कहा था, वरना हकीकत यही है कि मुझे किसी ने तुम्हें वहां रहने पर मजबूर करने को नहीं कहा था। मैंने कहा मेरी समझ में यकीनन तुम्हारी बात नहीं आई। वो बोली जी मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये समझो कि तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया है, इसलिए जो ही तुमने मेरी ऑफर ठुकराई मैंने भी लीजोना के जरिए तुम तक ये बात पहुंचा दी कि मैं किसी के कहने पर तुम्हें वहां रुकने पर राजी कर रही थी। मैंने पूछा लीजोना को तुम्हारे ड्रामे की बाबत मालूम था? उसने नफी में सर हिलाया नहीं। मैं उसके आने की मुंतजिर थी। जो ही उसे आते देखा मैंने फर्जी तौर पर मोबाइल फोन पर बातचीत शुरू कर दी, और इतना तो मुझे मालूम था कि वो तुम्हें या सरदार को लाजिमन बताएगी। और जब तुम चले गए तो यकीन मानो मैं बहुत बेचैन रही। तुम्हारी ट्रेनिंग में बनी हुई वीडियोस देखकर मैं दिल को बहलाया करती। फिर मुझे मालूम हुआ कि तुम अफगानिस्तान महाज पर पहुंच गए हो और तुम्हारी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई। मैंने कहा अच्छा मान लिया जो तुम कह रही हो वो सही है, लेकिन मेरा इनकार तो अब भी बरकरार है। वो जज्बाती लहजे में बोली जी तुम बेशक अमेरिकन CIA के लिए काम न करो, बल्कि तुम अमेरिका में भी कोई काम न करना। सब कुछ मैं करूंगी, तुम्हें ग्रीन कार्ड लेकर दूंगी और तुम्हें जिंदगी की वो सहूलतें मिलेंगी जो तुमने ख्वाब में भी नहीं सोची होंगी। तुम बेशक हमारे बच्चों को मुसलमान बनाना, मैं उस पर भी एतराज नहीं करूंगी, बस तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा और इसका क्या करूं? मैंने पलवशा की जानिब इशारा किया। वो बोली इसे मैं इतनी रकम दे दूंगी कि ये बाकी की जिंदगी अय्याशी में गुजारेगी। मैं हंसा, मतलब तुम मुझे इससे खरीद लोगी? वो बोली पहले भी तो इसने $15,000 में तुम्हारा सौदा किया था, अब उससे 4-5 गुना ज्यादा रकम लेकर क्यों इनकार करेगी? मैंने कहा बकवास न करो जैनी, मुझे मालूम है इस मासूम के साथ तुम लोगों ने क्या किया है। वो बोली चलो मान लिया, लेकिन ये भी तो सोचो कि इसने अपने छोटे भाई और माँ को तुम पर तरजीह दी, जबकि मैं वादा करती हूँ कि अगर तुम कहोगे तो अपने माँ बाप और बहन भाइयों को भी तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी। मैंने बेबसी से सर हिलाया, ये मुमकिन नहीं जैनी। वो बोली क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए मानी नहीं रखती? उसकी आवाज सचमुच गुलूगीर होने लगी। मेरा जहन सोचने लगा कि इतनी अच्छी अदाकारी शायद ही कोई कर सकता हो। मैंने कहा जैनी मालूम है हमारे दरमियान सबसे बड़ा तहजीबों का फर्क है। हम वक्ती तौर पर यकीनन एक हो जाएंगे, लेकिन तुम जिस माहौल में पलकर जवान हुई हो वो इस माहौल से यकसर मुख्तलिफ है। मैं कभी भी ये गवारा नहीं करूंगा कि मेरी बीवी को छूना तो दरकनार कोई देख भी ले, जबकि अपनी तहजीब के मुताबिक तुम मेरे सामने किसी भी मर्द के गले लगने को मायूब नहीं समझोगी। और ये मैंने एक मिसाल दी है, इसके अलावा भी कई कबाहतें हैं जो उस वक्त तुम्हें नजर नहीं आएंगी। वो रूहान सी होते हुए बोली नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखों पर पहला वशा की मोहब्बत की पट्टी है। इस छोटी सी छोकरी ने तुम्हें मुझसे छीन लिया है। मैंने जिच होते हुए बोला यकीनन तुमने मेरी बात ना समझने की कसम खाई है। वो बोली अच्छा सच सच बताओ, तुम्हें हम दोनों में से कौन ज्यादा प्यारा है? मैंने कहा चलो तुम्हें दरवाजे तक छोड़ाऊं, और सुबह होने वाली है, थोड़ी देर तक हम दोनों भी यहाँ से चले जाएंगे। वो बोली मैं अपने साथियों की लाशें यहाँ नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा तो मैंने इन लाशों का क्या करना है, उठाओ और ले जाओ। वो बोली मेरी मदद करो, और वो अपने साथियों की लाशों की तरफ बढ़ गई। दोनों लाशों को बैठक के बैरूनी दरवाजे के पास रख
कर वो बाहर निकल गई। अपनी गाड़ी उन्होंने बैठक से थोड़े फासले पर पार्क की थी। डबल केबिन उसने बैठक के दरवाजे के सामने लाकर खड़ी की और मेरी मदद से लाशों को गाड़ी की बॉडी में रख लिया। लाशों को ठिकाने लगाकर वो मेरी जानिब मुतवज्जे हुई। मैंने कोई सवाल पूछा था। मैंने कहा, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन मैं पलवशा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम प्लीज यहाँ से वापस चली जाओ। मैं एक अच्छे और मुखलिस दोस्त की तरह तुम्हें याद रखूंगा। जब कभी दिल करेगा मुझे मिलने आ जाना, मगर खुदारा मुझे इस बात पर मजबूर न करना कि अपने वतन और तुम में मुझे एक का चुनाव करना पड़े। शायद ऐसे मौके पर मैं तुम्हारी तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सकूं। वो बोली, शुक्रिया जी, अब शायद मैं इत्मीनान से वापस लौट सकूं। और हाँ, पहलवशा को मेरी तरफ से बहुत प्यार करना। इतना कहते ही वो गाड़ी में बैठ गई। मैंने पूछा, क्या मेरी वीडियोस पाक आर्मी तक पहुंच गई हैं? वो बोली, फिलहाल तो नहीं, लेकिन जल्द ही पहुंचा दी जाएंगी। और माजरत चाहूंगी कि मैं एल्बर्ट को ऐसा करने से रोक नहीं सकती, वो मुझसे सीनियर है। मैंने कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना और याद रखना, जितना जल्दी हो सके यहाँ से वापस चली जाओ। तुम पर गोली चलाने के बाद मैं शायद खुद को माफ न कर सकूं। वो हंसते हुए बोली, मतलब मुझ पर गोली जरूर चलानी है? मैंने कहा, खुदा हाफिज। उसकी बात का जवाब दिए बगैर मैं गाड़ी की खिड़की से हाथ हटाकर पीछे हो गया। एक लम्हा मुझे घूरने के बाद वो हाथ हिलाते हुए रुखसत हो गई। गाड़ी के मोड़ मुड़ने तक मैं वहीं खड़ा रहा। जो ही गाड़ी की अकबी बत्तियां नजरों से गायब हो गईं, मैं बैठक में दाखिल हो गया। गो उस वक्त बैठक में मौजूद रहना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन मुझे जेनिफर पर पूरा भरोसा था। वो कभी भी मेरी पीठ में खंजर नहीं घूम सकती थी। इसके बावजूद मैंने सुबह होते ही वहाँ से चले जाने का मंसूबा बनाया। कमरे में दाखिल होते ही मेरी नजर पलवशा पर पड़ी, जो अपनी रजाई में लिपटी पड़ी थी। अब उसे मनाने का मरहला दरपेश था। यकीनन वो गुस्से में थी और खफा भी थी। काफी तगो-दो के बाद मैं उसे मनाने में कामयाब हो गया। सुबह की अजान होते ही मैंने पलवशा को तैयार होने का हुक्म दिया। उसने हैरानी से पूछा, कहाँ जाना है? मैंने कहा, ये जगह सनोबर खान के आदमियों की नजर में आ गई है। चचा नसरुल्लाह को कहकर किसी दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। उसने मुंह बनाते हुए कहा, अगर उस लफंगी मेजर को कत्ल कर देते तो यकीनन किसी को इस जगह के बारे में मालूम ना होता। उस जगह के बारे में जेनी को सनोबर खान से पता चला है। फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि उसकी मौत के बाद हम महफूज हो जाते? वो दो टोक लहजे में बोली, मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद वो जब भी मेरे सामने आई बचेगी नहीं। मैंने मज़ाहिया अंदाज में कहा, यही बात जाते हुए वो भी कह गई है। मैंने कहा, चले इस तरह आपकी जान तो छूट जाएगी। मैंने कहा, मजाक कर रहा हूँ। सच तो ये है कि उसने कहा है कि मेरी तरफ से पलवशा को प्यार देना। वो तीखे लहजे में बोली, ये ना हो मैं समझने लगूं कि आप उसके कहने पर मुझे इतनी तवज्जो दे रहे हैं और आपको करीब ही ना आने दूं। मैंने कहा, तुम्हारी तो कोई कल ही सीधी नहीं, अब उठ जाओ, देर हो रही है। मैं पाँव में बूट डालने लगा। शरारती अंदाज में हंसते हुए वो भी तैयार होने लगी। थोड़ी देर बाद हम कमांडर नसरुल्लाह के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। उसने दरवाजा खोलने में देर न लगाई। वो वुजू करके मस्जिद जा रहा था। वो हमें देखकर हैरान रह गया, अरे आप इतनी सुबह? मैंने कहा, हाँ चचा जान, एक मसला हो गया है, और उसे रात को होने वाले वाक्य के बारे में बताया। वो बोला, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। खैर चलो, मैं तुम्हें अपने दोस्त की बैठक में छोड़ाता हूँ। मैंने कहा, दोस्त की बजाय अगर किसी ऐसे आदमी के पास ठिकाना मिल जाए जिससे आपका ताल्लुक लोगों को मालूम ना हो तो ये ज्यादा बेहतर होगा। कमांडर चचा ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, उसकी और मेरी दोस्ती ऐसी है कि फिक्र न करो। और हम सर हिलाते हुए उनके साथ चल पड़े। उनका दोस्त इमाम मस्जिद था। उसका घर मगरिब की तरफ से मस्जिद के साथ मुत्तसिल था और घर के साथ ही छोटी सी बैठक थी जिसका सहन निहायत ही मुख्तसर था। एक छोटा सा कमरा जिसमें 2 चारपाइयों की गुंजाइश थी, लेकिन एक फायदा ये था कि बैठक में एक खिड़की घर की तरफ खुलती थी, जिसकी वजह से पहले की तरह किसी को वहाँ हमारे छुपने का शुबा नहीं हो सकता था, क्योंकि हमें उसी खिड़की से खाने पीने का सामान वसूल होना था। इमाम मस्जिद और कमांडर चचा हमें बैठक में छोड़कर नमाज को चले गए। हम दोनों भी वुजू करके बैठक ही में नमाज पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद इमाम मस्जिद हमारे लिए नाश्ता लेकर आया। उसका नाम मौलाना अब्दुल कुद्दूस था। चचा नसरुल्लाह के ही हम उम्र थे और जवानी में मुजाहिदीन के साथ जिहाद में हिस्सा ले चुके थे। न जाने कमांडर नसरुल्लाह ने उसे हमारे बारे में कुछ बताया था या नहीं, लेकिन अस खुद उसने हमसे कुछ पूछने की जरूरत महसूस नहीं की थी। नाश्ता करके हमने बैठक का दरवाजा कुंडी किया और सोने के लिए लेट गए। सारी रात जागते हुए गुजर गई। उसी रात मैं और पलवशा आइंदा का लाया अमल तय कर रहे थे। अपने वापस जाने की बात पर तो वो हत्थे से ही उखड़ गई। बोली, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। इस बात पर खफा होना है तो 1000 बार हो जाएं, मैं मनाऊंगी भी नहीं। मैंने कहा, तुम्हारी मौजूदगी में मेरा दिल हर वक्त लरसता रहता है। वो बोली, मुझे वापस भेजकर अपनी जैनी के साथ गुलछर्रे उड़ाने हैं। मैंने कहा, अब शक भी करना शुरू कर दिया। वो बेपरवाही से बोली, पहले दिन से करती थी। मैंने कहा, पलवशे मार खाओगी? उसने 2 टोक अंदाज में कहा, मार खा लूंगी लेकिन छोड़ कर नहीं जा सकती। मैंने पूछा, अच्छा फिर तुम्हारा क्या इरादा है? वो बोली, आपकी हिफाजत करना। मैंने कहा, मर्द मैं हूँ कि तुम? वो बोली, मैं, और आप हैं पंजाबन कुड़ी। उसने मजाहिया अंदाज में कहा और फिर खिलखिलाकर हंसती। उसी वक्त बादल जोर से गरजा और छत पर टिप टिप पड़ने वाले कतरों ने कमरे की रोमानवी फजा को 4 चांद लगा दिए। वजीरिस्तान में गर्मी के मौसम में भी रात को अच्छी खासी सर्दी होती है। खासकर पहाड़ियों के ऊपर तो तेज हवा चलने से मौसम गर्म नहीं होता और सितंबर अक्टूबर में एक बार फिर सर्दी डेरे डालने लगती है।
अब अक्टूबर की शुरुआत थी। सर्दी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। हम काफी देर बातें करते रहे। पलवशा बोली, राजू अगर मैं चली गई तो तुम खुश नहीं रह पाओगे। मेरे मुंह से निकला सच। वो बोली, इसीलिए नहीं जाती। और फिक्र न करें, मैं नर्मो नाजुक और मोम की गुड़िया नहीं हूँ। देख लेना, दुश्मन के लिए मैं लोहे का चना साबित होंगी। और ये बात तो मैं अच्छी तरह जानता था कि वो किसी तरबियत याफ्ता कमांडो से कम नहीं थी। अमेरिकन CIA की तरबियत याफ्ता मेजर जेनिफर हिंसले जैसी खतरनाक लड़ाका को बराबर की टक्कर देने वाली कोई आम लड़की नहीं हो सकती थी। लेकिन उसके बावजूद मैं उसे अपने साथ फिरा कर गैर मुतमईन था। वो मेरी इज्जत थी। किसी भी मुश्किल जगह पर उसकी वजह से मेरी परेशानी कई गुना बढ़ सकती थी। वो दुश्मन का तशद्दुद तो बर्दाश्त कर लेती, मगर एक औरत पर काबू पाने के बाद वो इंसानियत दुश्मन उसके साथ क्या क्या सुलूक करते, उसको समझने के लिए किसी अक्ल बीना की जरूरत नहीं थी। और अगर पलवशा के साथ कोई ऐसा हादसा पेश आता तो शायद मैं खुद को कभी माफ न कर पाता। 2 हफ्ते हमने वहीं गुजार दिए। इस दौरान इमाम मस्जिद की वसातत से कमांडर नसरुल्लाह को कहकर हमने ग्लॉक की 100 गोलियां भी वाना से मंगवा ली थी। जेनी के हलाक होने वाले साथियों से 2 साइलेंसर लगे ग्लॉक मेरे हत्थे चढ़ गए थे। जाते हुए जेनी ने जानबूझकर उनकी वापसी का मुतालबा नहीं किया था, या शायद उसे भूल गया था। बहरहाल अगर वो मांगती भी तो मैंने वापस नहीं करने थे। ग्लॉक 19 एक कारआमद पिस्तौल है और उस पर लगा साइलेंसर सोने पर सुहागे के मिस्ताक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।